नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। यूपी के हाथरस में भीषण सड़क हादसा। डीसीएम और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर हुई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों को घायल होने की खबर है। डीसीएम में सवार थे कई लोग, शादी समारोह से वापस लौट रहे थे सभी लोग। बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी के हाथरस में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। NH 93 पर बीती रात एक डीसीएम मिनी ट्रक की ट्रैक्टर ट्रॉली से भीषण टक्कर हुई, जिसमें मिनी ट्रक सवार 4 लोगों की मौत हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। डीसीएम मिनी ट्रक में करीब 1 दर्जन लोग सगाई समारोह में शामिल होकर वापस अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गए। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे सभी लोग। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर, कई लोग घायल। जो घायल हैं उनका इलाज अभी हॉस्पिटल में जारी है। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। रफ्तार का कहर हाथरस में। भीषण सड़क हादसा देर रात, जहां पर डीसीएम और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच ये टक्कर। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची। जो भी घायल थे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन यहां पर लापरवाही किसकी रही, ये जांच का विषय है। अभी इस पर पुलिस जांच कर रही है। गुरुहरी के पास एक डीसीएम और ट्रैक्टर में आपस में टक्कर हुई है, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है, 10 लोग घायल हैं। उनका बेहतर उपचार कराया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि खंदौली या कहीं गए थे, वहाँ से लौट रहे थे, और सारी जानकारियाँ की जा रही हैं। वहीं एक और बड़ी खबर, यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज के दिन विधानसभा में पेश होगा। बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। किसान, युवा और रोजगार पर सरकार का फोकस है। हालांकि सदन में जमकर हंगामा भी देखा गया। 7 लाख करोड़ का ये बजट होगा। सभी वर्ग को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। योगी सरकार 2.0 का ये दूसरा बजट में 2024 में होने वाले आम चुनाव की तैयारियों की भी झलक आपको दिखाई देगी। तो आज यूपी के लिहाज से काफी अहम दिन है, क्योंकि बजट पेश होगा। और बजट की अगर बात करें तो 71 साल पहले 149 करोड़ से शुरुआत हुई थी, लेकिन आज के दौर में तस्वीरें कितने बदल गई है बजट की। कई गुना बढ़ चुका है बजट का दायरा, 4000 गुना, जिसकी बात हम कर रहे हैं। 71 सालों में इस बजट का दायरा बढ़ा है, जब आज के 71 साल पहले पेश किया गया था 149 करोड़ का बजट। किसान, युवा, रोजगार पर सरकार का फोकस कि कैसे आने वाले चुनाव में सन 2024 के किसानों को, युवाओं को और बेरोजगारों को साधा जाए, कैसे उनको अपने पाले में किया जाए। सभी वर्ग को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये बजट होता है उम्मीदों का। वहीं एक और बड़ी खबर, आगरा में देर रात 2 अलग अलग जगहों पर हर्ष फायरिंग की घटना सामने आई। एक तरफ जहां तिलक समारोह में गार्ड की लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग के दौरान दुल्हन के मौसा की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं देखिए दूसरी जगह 3 लोगों ने बंदूक से हर्ष फायरिंग की, और दिनेश कुलश्रेष्ठ नाम के युवक ने अपने इंस्टा पर ये शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का 4 वीडियो भी अपलोड किया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पहले एक युवक पिस्टल से लोगों के बीच में बैठकर फायरिंग कर रहा है। उसके बाद दूसरे वीडियो में 2 अन्य युवक भी लोगों के बीच बैठकर राइफल से फायरिंग कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। शादी समारोह चल रहा था। उसी समारोह में एक व्यक्ति वहां बैठ के अपने लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायर कर रहा था, और उसी हर्ष फायरिंग के दौरान गोली एक लड़की पक्ष के मौसा को लग गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। वहीं यूपी के बरेली में पीआरबी पर तैनात सिपाही शुभम भारद्वाज ने मोबाइल पर किसी से हुई तकरार के बाद सर्विस पिस्टल से सिर में गोली मार ली, जिसके बाद सिपाही को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पर उसका इलाज अभी जारी है।
बताया जा रहा है कि सिपाही करीब 45 दिनों से 0224 डायल कर 112 गाड़ी पर तैनात था। घटना के दौरान शुभम और उसके साथी एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी लेकर खड़े थे। इसी दौरान शुभम किसी से मोबाइल पर लड़ता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते लड़ाई इतनी बढ़ गई कि शुभम ने सर्विस पिस्टल से गाड़ी के अंदर ही सिर में गोली मार ली। वहीं एक और बड़ी खबर की तरफ अब रुख करेंगे। पटना में तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। पटना जंक्शन से 37 किलो सोना बरामद किया। 3 सूडानी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पटना जंक्शन से 37 किलो सोना बरामद। तो पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया इन युवकों को। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा। कई नागरिकों को गिरफ्तार भी किया है। 3 सूडानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। पटना में तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का यह बड़ा खुलासा। नेपाल सीमा से ये जुड़ा हुआ है। एक बड़े गैंग का खुलासा। लगभग 10 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। एक और बड़ी खबर, सीएम एकनाथ शिंदे को चुना गया शिवसेना प्रमुख। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ऐलान यह किया गया। बैठक में वीर सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास। मराठी भाषा को कुलीन भाषा का दर्जा देने की मांग है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे जिनके इस समय हौसले बुलंद हैं, क्योंकि अब पार्टी और निशान भी अब इनका हो चुका है। महाराष्ट्र में डंके की चोट पर अभी आने वाले चुनाव में चुनावी मैदान में आपको दिखाई देंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ऐलान किया गया। सीएम एकनाथ शिंदे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ऐलान। वीर सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास हुआ है बैठक में। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को मिली वाई+ की सुरक्षा। आईपी की रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी उनकी बढ़ाई और संभावित खतरों को देखते हुए सुरक्षाएं बढ़ाई गई। मुकेश सहनी जिनको मिली है वाई+ की सुरक्षा इनकी बढ़ाई गई। वीआईपी सुप्रीमो को वाई+ की सुरक्षा दी गई, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है ये भी आप जानिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने फैसला ये किया है। हाल ही में चिराग पासवान को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी और कल के दिन यह खबर सामने आई कि अब वीआईपी प्रमुख की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस समय सहनी को दी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर 11 सुरक्षा कर्मी अब तैनात होंगे। वीआईपी प्रमुख की सुरक्षा में जो पहले संख्या कम होती थी अब वो बढ़ गई है, यानी कि संख्या होगी अब 11। सीआरपीएफ के जवान, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और पुलिसकर्मी, कई सुरक्षा कर्मी इनके साथ होंगे अब। वहीं ज्ञानवापी केस से जुड़ी एक बड़ी खबर। श्रृंगार गौरी मामले में आज अहम सुनवाई होगी। विग्रहों को संरक्षित करने वाली याचिका पर भी सुनवाई आज के दिन। जिला अदालत में इस मामले की सुनवाई। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, श्रृंगार गौरी मामले में आज सुनवाई होगी। साथ में कई और ऐसे मामले जुड़े हैं जिन पर सुनवाई होगी। विग्रहों को संरक्षित करने वाली याचिका पर भी सुनवाई आज के दिन। तो आज ज्ञानवापी पर अहम सुनवाई। आज फिर सुनवाई, अहम फैसला हो सकता है इस पर। हालांकि सुनवाई होनी थी कल के दिन, लेकिन वो सुनवाई टली और आज के दिन कहा जा रहा है अहम सुनवाई होगी। एक और बड़ी खबर, गुलाबचंद कटारिया लेंगे राज्यपाल पद की शपथ। नवनियुक्त असम के राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। राजभवन में राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। राजस्थान विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं कटारिया। विदाई समारोह में गुलाबचंद कटारिया ने नसीहत दी। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तपस्या का जिक्र भी किया है। राजभवन में राज्यपाल पद की शपथ लेंगे गुलाबचंद कटारिया और आज बड़ी जिम्मेदारी इनको मिलने वाली है। राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल पद की शपथ, बड़ी जिम्मेदारी कटारिया को।
एक और बड़ी खबर, G20 के वित्त मंत्रियों और आरबीआई गवर्नर की बैठक आज। केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों के साथ ये दूसरी बैठक होगी। बेंगलुरु में होगी दोनों अहम बैठकें। FMCBG बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास भी करेंगे। 4 दिन तक ये बैठक का दौर चलने वाला है। बैठक G20 को लेकर काफी अहम है। आने वाले दिनों में सभी बैठकें। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में कैसे अतिथियों का स्वागत किया जाए, बैठक में किन एजेंडों पर चर्चा हो और कौन कौन से दिग्गज देखिए शामिल होंगे, क्योंकि सभी राज्यों में लगातार इस तरह की बैठकें की जा रही है। G20 समिट भारत में होना एक ऐतिहासिक पल आने वाले समय में होगा। बेंगलुरु में दोनों अहम बैठकें होने वाली हैं, जहां पर आपको केंद्रीय मंत्री भी दिखाई देंगे। वहीं चित्रकूट जेल जैसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए जेल मुख्यालय ने कासगंज जेल की निगरानी और सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से कासगंज जेल में शिफ्ट करने के बाद अब यहां हर महीने बंदी रक्षकों की तैनाती बदली जाएगी। आगे चलकर जेल अधिकारियों के लिए भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ ही कासगंज जेल को एक ड्रोन कैमरा भी दिया गया है, जिसका लाइव फीड मुख्यालय को मिलेगा। जेल मुख्यालय ने जेल में जो भी बंदी रक्षकों की रोस्टर ड्यूटी लगाने का आदेश भी अब जारी किया है। सर के आदेश से एक ड्रोन कैमरा और 5 बॉडी वार्न कैमरा आया है और उसकी निगरानी उसी के माध्यम से इन लोगों की निगरानी की जा रही है 24 आवर। देखिए, यहाँ जो अब्बास अंसारी की सुरक्षा में जो बंदी रक्षक लगे हैं वो इस कारागार के नहीं हैं, अन्य मंडलों के कारागार से आए हैं और 30 दिन तक रहेंगे। कितने बंदी रक्षक आए हैं अन्य कारागार से? 6 बंदी रक्षक, 3 बंदी रक्षक, 3 हेड वार्डर। मुलाकात इनकी उसके लिए दिन निर्धारित कर दिया गया है जेल मैनुअल के प्रावधानों के अंतर्गत और अलग से कराई जाएगी कि जिससे हम मुलाकात के साथ ये मिलने न पाए। वहीं लखनऊ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां SUV कार सवारों की खुली दबंगई कैमरे में कैद हो गई। आरोपियों ने अपनी कार से पहले एक ई-रिक्शे में टक्कर मारी, उसके बाद ई-रिक्शा चालक को कार की खिड़की से लटकाकर कई मीटर दूर तक घसीटा। बाद में उसे दौड़ती कार से ही सड़क पर भी फेंक दिया और फरार हो गए। हादसे में ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई। घटना का CCTV फुटेज भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों की तलाश अब जारी है। वहीं यूपी के सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना सलीम अशरफ कासमी ने छात्रों को लेकर बयान दिया। कहा कि 4 ऐसे छात्रों को निष्कासित किया गया है जिन्होंने अपनी दाढ़ी कटवाई है। उन्हें दारुल उलूम देवबंद की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया, जिसमें छात्रों को सख्त हिदायत दी गई कि अगर कोई भी पढ़ने वाला छात्र दाढ़ी कटवाता है तो उसका निष्कासन किया जाएगा। नए एडमिशन लेने वाले छात्रों ने ऐसा किया तो उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और मौलाना सलीम अशरफ कासमी ने क्या कहा इस मामले को लेकर, वो भी आप सुनिए। वहीं एक और बड़ी खबर, मेघालय के चुनावी रण में राहुल गांधी की एंट्री। मेघालय में चुनाव प्रचार करने उतरेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी का आज मेघालय का दौरा। शिलांग के मलकी में ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे राहुल गांधी। 3 राज्यों के चुनाव के दौरान राहुल की पहली चुनावी रैली होगी। हाल ही में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पूरी की और उनको उम्मीद है कि अब आने वाले समय में देश में जो भी चुनाव होंगे, उम्मीद के मुताबिक परिणाम भी उनको मिलेगा।
शिलांग के मलकी में ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे राहुल गांधी। वहीं दिल्ली सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो को बड़ा झटका दिया है। इनकी बाइक टैक्सी पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का ऐलान भी किया। यह फैसला ओला, उबर और रैपिडो जैसे कैब एग्रीगेटर्स को बुरी तरह प्रभावित करेगा, जो शहर में काफी लोकप्रिय हैं। एक नोटिस में दिल्ली परिवहन विभाग का कहना है कि यात्रियों को ले जाने के लिए गैर परिवहन वाले दोपहिया वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। सरकारी नोटिस के मुताबिक निजी वाहनों को कमर्शियल टैक्सियों के रूप में उपयोग करना मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन है। दिल्ली सरकार के इस कदम से कई ग्राहक भी प्रभावित होंगे, जो कैब के बढ़ते किराए के बीच ओला, उबर और रैपिडो से सस्ता सफर करते हैं। कई लोग परिवहन के इस किफायती तरीके को भी पसंद करते हैं, क्योंकि बाइक दिल्ली के यातायात में अधिक सुगम मानी जाती है। ओला, उबर और रैपिडो को बड़ा झटका लगा। जो लोग चंद सेकंड में बुकिंग करते हैं ऑनलाइन रैपिडो की, ओला, उबर की दिल्ली से आने जाने के लिए, उनके लिए अब थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन आगे क्या इसमें थोड़ी ढील दी जाएगी क्या, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है। वहीं तेजस्वी को सीएम बनाने की बात पर भड़के ललन सिंह 25 के बाद 2025 में देखेंगे। ललन सिंह का है कहना, अभी नीतीश कुमार जेडीयू के नेता हैं, नीतीश कुमार ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे, जेडीयू का किसी पार्टी में विलय नहीं हो रहा है। ललन सिंह का है कहना, 25 के बाद 25 में करिएगा, तब देख लेंगे। ललन सिंह का है कहना, अभी नीतीश कुमार जेडीयू के नेता हैं, वही रहेंगे। क्योंकि चर्चाएं जोरों पर है इस बात को लेकर कि क्या आने वाले कुछ ही समय में बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे क्या। उसी पर ललन सिंह थोड़े भड़क गए। उनका यह कहना कि 25 की बात है, 25 में करिएगा, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब आएगा समय तब देखा जाएगा। अरे ये 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है। अभी 24 का बात करिए ना। अरे अभी 24 का बात करिए ना, तो जब आएगा समय तब देखा जाएगा। अरे ये 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है। अभी 24 का बात करिए ना। अरे अभी 24 का बात करिए ना, तो जब आएगा समय तब देखा जाएगा। अरे ये 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है। अभी 24 का बात करिए ना। अरे अभी 24 का बात करिए ना, तो जब आएगा समय तब देखा जाएगा। अरे ये 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है। अभी 24 का बात करिए ना। अरे अभी 24 का बात करिए। वहीं केरल के कोट्टायम में पासपोर्ट सेवा केंद्र बंद हो गया। अधिकारियों का कहना है कि इमारत क्षतिग्रस्त होने के कारण सुरक्षित नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों का कहना है कि इमारत सुरक्षित है और एक सुरक्षा कर्मचारी कार्यालय के नीचे रह रहा है। अब समस्या यह है कि लोग परेशानी में हैं, क्योंकि उनके पास अपने पासपोर्ट को नवीनीकृत करने और पासपोर्ट के लिए आवेदन जमा करने का कोई और तरीका नहीं है। प्राधिकरण ने घोषणा की है कि कृपया पासपोर्ट जारी करने के लिए एर्नाकुलम और अलापुझा कार्यालय से संपर्क करें, लेकिन कोट्टायम में पासपोर्ट सेवा केंद्र के सामने कई राजनीतिक दलों ने विरोध अब शुरू कर दिया। वहीं केरल के पूर्व मंत्री राधाकृष्णन ने कहा कि बहुत से लोग हर दिन पासपोर्ट सेवा केंद्र आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने पासपोर्ट सेवा केंद्र को बंद कर दिया। बिना किसी सूचना के अचानक कार्यालय का बंद होने से लोगों के सामने कई परेशानियां आ रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए दूसरे कार्यालय में जाने की बात कही गई। अब लोग असमंजस में कि पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए किस कार्यालय में जाएं। तो चलिए बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।